उपचुनाव से संबंधित बताएंगे। दरअसल बिहार में उपचुनाव होने हैं और ये लड़ाई काफी तीखी हो गई है। नामांकन का दौर खत्म हो गया है और अब वोटिंग और उसके बाद सबको रिजल्ट का इंतजार है। और इसी के पहले राजनीतिक दलों की ओर से जीत के दावे और विरोधियों पर पलटवार वाली सियासत काफी तेज हो गई है। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन खत्म हो चुका है और सभी पार्टियों की तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है। जिन सीटों पर उपचुनाव है वे हैं बेलागंज, तरारी, इमामगंज और रामगढ़। मुकाबले की बात करें तो इंडिया गठबंधन और एनडीए में सीधी लड़ाई मानी जा रही है। हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने सभी 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। बेलागंज में आरजेडी के विश्वनाथ सिंह और जेडीयू की मनोरमा देवी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। वहीं तरारी में भाकपा माले के राजू यादव और बीजेपी के विशाल प्रशांत आमने सामने हैं। इमामगंज में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की दीपा मांझी और आरजेडी के रोशन मांझी के बीच चुनावी लड़ाई है, जबकि रामगढ़ में आरजेडी के अजीत सिंह और बीजेपी के अशोक सिंह के बीच मुकाबला है। एनडीए की तरफ से चुनाव में जीत का दावा किया जा रहा है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। 4 सीटों पर एनडीए जीतेगी। उपचुनाव के सीधे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की भरपूर कोशिश में है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज। यही वजह है कि प्रशांत किशोर एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों पर निशाना साध रहे हैं। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो गन लगाकर लूटता था। नीतीश के राज में जो अधिकारी है वो कलम लगाकर लूट रहा है। हालांकि जीतन राम मांझी ने प्रशांत किशोर पर लोगों से झूठे फॉर्म भरवाकर बरगलाने का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग से इस पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। हर श्री कार्ड के टोला में जा रहे हैं और 1 लाख रुपया के फार्म भरा हुआ है। पढ़ाई को तुम वोट दे देना तो 1 लाख रुपया पानी के घर पहुँच जाए। वैसे उपचुनाव के नतीजों से नीतीश सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन महागठबंधन के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है। 4 में से 3 सीट महागठबंधन के पास थी। एनडीए की कोशिश होगी कि महागठबंधन की सीटों में सेंधमारी की जाए। वोटिंग 13 नवंबर को है, जबकि नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। न्यूज 18 के लिए आरा से चंदन कुमार, कैमूर से अभिनव कुमार सिंह और गया से एलन लीली के साथ मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरजेडी नेता की ओर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग पर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि लालू प्रसाद सीबीआई, ईडी और परिवारवाद के रत्न हैं। लालू प्रसाद जी को भारत रत्न दिए जाने की मांग कार्यकर्ता की भावना है। जग हसाई लालू प्रसाद जी अपने आप में खुद करवा रहे हैं। पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाकर आरजेडी के एक नेता ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए भारत रत्न की मांग क्या की। बिहार की राजनीति में नई बहस छिड़ गई। ऐसी मांगे तो खैर होली के अवसर पर होती हैं। भारत रत्न की ऐसी तौहीन न करें लोग। लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग पर एक एक करके कई जेडीयू नेताओं ने तंज कसा। राजीव रंजन ने कहा कि भारत रत्न की ऐसी तौहीन ना करें, तो दूसरी ओर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कह डाला कि लालू प्रसाद सीबीआई, ईडी और परिवारवाद के रत्न हैं। उनकी तुलना कर्पूरी ठाकुर से करना गलत है। ऐसे राजनीतिक नमूना है जिसको देख करके रत्न भी शर्मा जाता है, तो भारत रत्न तो बहुत बड़ी चीज है। जेडीयू की तरह बीजेपी के नेताओं ने भी लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग पर कटाक्ष किया है। क्या भारत रत्न चाहिए इनको बिहार में अपहरण को उद्योग का दर्जा दिलाने के लिए? वहीं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने मांग का समर्थन करते हुए कहा कि लालू प्रसाद ने दलित और पिछड़े वर्ग की आवाज को बुलंद किया है। ऐसे में ये एक दलित कार्यकर्ता की भावना है। देखिए, लालू प्रसाद जी को भारत रत्न दिए जाने की मांग कार्यकर्ता की भावना है। इसी साल लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर पिछड़े वर्ग को बड़ा मैसेज दिया था। उसके बाद बिहार से पहले रामविलास पासवान के लिए, फिर जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के लिए और अब आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए उनके समर्थकों ने भारत रत्न की मांग की है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से मितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को मिले बंगले को खाली करने का निर्देश दिया है। सरकार ने इस बंगले को चिराग पासवान की पार्टी के कार्यालय के लिए अलॉट कर दिया है। हालांकि मामला इस वक्त कोर्ट में है। जून 2021 यही वो तारीख थी जब एलजेपी में टूट की खबर आई। चिराग पासवान अपने चाचा के दिल्ली वाले सरकारी आवास के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला और जब घर के अंदर एंट्री मिली भी तो चाचा पारस भतीजे चिराग से नहीं मिले। फिर धीरे धीरे चिराग के हाथ से पार्टी चली गई। पार्टी का निशान बंगला गया और पिता के नाम पर अलॉट सरकारी बंगला भी छिन गया। यहाँ तक कि मंत्री पद की कुर्सी भी चाचा को मिल गई। लेकिन 2 साल के अंदर समय ने करवट ली। चिराग की पार्टी को 5 सांसद मिले, चिराग को केंद्रीय मंत्री का पद मिला और अब जिस बंगले में चाचा पशुपति कुमार पारस का ऑफिस था और जिसमें वो रहते थे, वो भी चिराग पासवान की पार्टी को अलॉट हो गया है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को मिले बंगले को खाली करने का निर्देश दे दिया है। विभाग के पदाधिकारी बंगले को खाली करने का नोटिस लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि 7 दिनों में बंगला खाली नहीं किया गया तो बलपूर्वक बंगला खाली करवाया जाएगा। हालांकि मामला कोर्ट में है, लेकिन अब बंगले को लेकर दोनों दल आमने सामने हैं। हमने पहले भी भवन निर्माण विभाग को कहा है कि न्यायालय में फैसला है। आज जब उसने कहा है कि स्टे नहीं है तो हम कह रहे हैं कि आप 1 सप्ताह इंतजार कर लीजिए। 10 दिन कोर्ट से आप ऑर्डर रीइंस्टेट करा लीजिए, आपका अपना अलॉटमेंट, आप उसके बाद रहिए। अब देखना होगा कि विवाद के बाद जिस ढंग से एलजेपी का निशान बंगले को चुनाव आयोग ने फ्रीज कर दिया था, क्या सरकारी बंगले को लेकर भी वैसी ही स्थिति पैदा होती है या फिर आसानी से बंगले का विवाद हल हो जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जामताड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार और मंत्री इरफान अंसारी की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। जामताड़ा में विरोधी प्रत्याशी के लिए विवादित बोल के खिलाफ बीजेपी अब चुनाव आयोग पहुंच गई है और रिजेक्टेड माल वाले विवादित बयान पर इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी ने आयोग से इरफान अंसारी को राजबदर करने की मांग की है, जिस पर आयोग ने भी जांच का भरोसा दिलाया है। वो पूरे चुनाव तक राज्य से बदर कर दिया जाए, इनके नामांकन को रोका जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। मामला यह है कि डॉक्टर इरफान अंसारी जो जामताड़ा के वर्तमान में विधायक और मंत्री भी हैं, इन्होंने जामताड़ा से भाजपा के उम्मीदवार सीता सोरेन जी को रिजेक्टेड माल कहकर संबोधित किया है, जो किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं है। आज मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने वीडियो को देखा है और मामले में त्वरित जाँच के आदेश दिए हैं और हम लोगों ने मांग किया है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा। दरअसल इरफान अंसारी ने एक बयान में विरोधियों पर निशाना साधते हुए बीजेपी पर आरोप लगाए थे कि वो हमेशा बोरो प्लेयर और रिजेक्टेड माल का इस्तेमाल करती है, जिस पर जामताड़ा से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने कड़ी आपत्ति जाहिर की और इरफान अंसारी से माफी मांगने के लिए कहा। बवाल बढ़ने के बाद अब इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर ही पलटवार कर दिया है। इरफान अंसारी ने लिखा है कि झूठे वीडियो के सहारे सियासी खेल खेला जा रहा, जिसको लेकर वो बीजेपी और सीता सोरेन के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का दावा करेंगे। चुनाव आयोग से भी शिकायत करेंगे। पहले चरण के नामांकन के आखिरी समय तक इंडिया गठबंधन में खींचतान की तस्वीर साफ नहीं हुई है और ऑल इज वेल से सीटों का फॉर्मूला लुढ़कते हुए 78 सीट पर आ गया, यानी कि गठबंधन में 78 सीटों पर ही सहमति बन पाई। 3 सीट अब भी गठबंधन के घटक दलों के बीच फ्रेंडली फाइट होगी। छतरपुर और विश्रामपुर सीट पर आरजेडी और कांग्रेस में बात नहीं बनी। नतीजा दोनों ही दलों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। आपको बता दें कि विश्रामपुर सीट से आरजेडी ने पहले नरेश प्रसाद सिंह को टिकट दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने भी सुधीर कुमार चंद्रवंशी को मैदान में उतार दिया, जबकि छतरपुर से जब कांग्रेस ने राधाकृष्ण किशोर को टिकट दिया तो आरजेडी ने यहां से विजय कुमार राम को चुनावी मैदान में उतार दिया। जबकि जेएमएम और माले में भी धनवार सीट पर फ्रेंडली फाइट होगी और यहां से भी दोनों ही दलों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं।
वहीं 4 दिन पहले जेएमएम में शामिल हुई पूर्व मंत्री लुइस मरांडी को पार्टी ने जामा सीट से टिकट दे दी है। पार्टी की तरफ से 5वीं लिस्ट में उनके नाम की घोषणा की गई और अभी 21 अक्टूबर को ही बीजेपी से 24 साल का साथ छोड़कर डॉक्टर लुइस मरांडी जेएमएम में आ गई हैं। पूर्व की रघुवर सरकार में लुइस मरांडी समाज कल्याण मंत्री रह चुकी है और तब वो दुमका से विधायक थी, लेकिन 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन ने ही दुमका से लुइस मरांडी को हरा दिया था और अब हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ रहे और ऐसे में उन्हें जामा टिकट दिया गया है, जामा सीट से। सिपाही भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, नीट पेपर लीक कांड में फरार चल रहे संजीव मुखिया की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। ईओयू ने उनकी संपत्ति की जांच शुरू कर दी है। संजीव मुखिया की जमीन और मकान की बिक्री पर रोक लगाने के साथ ईओयू ने उनके खाते को भी सीज कर लिया है और ईओयू ने संजीव मुखिया के पास आय से 144% अधिक संपत्ति पाई है। साथ ही ईओयू ने इस बात की भी पुष्टि की है और यह भी पता लगाया है कि पिछले 12 साल के दौरान संजीव मुखिया ने कॉलेज कर्मचारी के तौर पर 52 लाख रुपए कमाए हैं और उसने आय से अधिक 2 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। शिक्षक बहाली भर्ती परीक्षा, सिपाही भर्ती परीक्षा, नीट पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड और देश के सबसे बड़े माफिया संजीव मुखिया की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। भले ही नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई उसकी तलाश कर रही हो और वो फिलहाल भागा फिर रहा हो, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई ने उसके खिलाफ शिकंजा कस दिया है। आर्थिक अपराध इकाई ने उसके 4 ठिकानों पर जिस तरीके से छापेमारी की है और आय से अधिक तकरीबन 114% अधिक संपत्ति पाया गया है, तो उसको लेकर उसके खिलाफ न केवल इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने अपने थाने में एफआईआर दर्ज किया है, बल्कि एक्शन लेते हुए उसके सभी खातों को सील कर दिया है। छापेमारी में जिन जमीन और मकान के कागजात रिकवर किए गए हैं, उनकी खरीद बिक्री पर भी आर्थिक अपराध इकाई ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। ईओयू ने गिरफ्तारी या किसी दूसरे तरह की कार्रवाई को लेकर संजीव मुखिया ने जिस तरीके से कोर्ट का सहारा लिया है, उसके खिलाफ भी कोर्ट में आवेदन दिया है और ईओयू की कोशिश है कि जो रोक लगाई गई है उससे उसको बाहर किया जाए, यानी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आर्थिक अपराध इकाई ने शिक्षक बहाली, नीट यूजी के साथ ही कई परीक्षाओं के पेपर लीक कांड की जांच की है और संजीव मुखिया की उसमें अहम भूमिका रही है। उसके बैंक खाते में 32 लाख रुपए कैश हैं। उसकी कुल आय 1 करोड़ 22 लाख रुपए है, जबकि कुल खर्च 2 करोड़ 30 लाख रुपए हैं। तो यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संजीव मुखिया एक कितना बड़ा माफिया है, किस तरीके से उसने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है। हालांकि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी ईओयू ने उसके खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई की है, वैसे में बहुत जल्द ही वो कानून के शिकंजे में भी आ सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। वहीं जमुई के बसतपुर हाई स्कूल में शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी एसीएस सिद्धार्थ पहुंचे। एसीएस ने मारपीट की घटना की पूरी जानकारी ली। शिक्षकों के साथ मारपीट करने वाले अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए एस सिद्धार्थ ने एसपी को निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों पहले हाई स्कूल के शिक्षकों के साथ रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने मारपीट की थी। देखिए, शिक्षकों के से मारपीट जरूर हुई है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने आरक्षी अधीक्षक को बोला है और इस संबंध में अरेस्टिंग भी हुई है और जो मुख्य आरोपी जो फरार है वह आजकल वो झारखंड में घूम रहा है, तो उसको भी अरेस्ट करने के लिए अलग से टीम बनाकर आरक्षी अधीक्षक कार्य कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जमुई जिले में स्कूलों में दबंगई थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते मंगलवार को बसतपुर में रंगदारी को लेकर के शिक्षकों के साथ मारपीट की घटना हुई, जिसके बाद अपर मुख्य सचिव स्कूल पहुंचे। उसी वक्त एक दबंग ने दूसरी घटना को अंजाम दे दिया। मामला बरहट प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नूमर महादलित टोला का है, जहां स्कूल के समय एक दबंग बबलू कुमार ने मुर्गा और दारू का पैसा मांगते हुए 1 घंटे तक उत्पात मचाया। स्कूल में पहुंचकर एक दबंग शख्स मुर्गा और दारू के लिए पैसा मांग रहा था। शिक्षकों ने जब दारू और मुर्गा के लिए पैसा देने से मना कर दिया, तब वो दबंग शख्स हंगामा करते हुए डंडा उठाकर शिक्षकों को मारने के लिए दौड़ पड़ा और इसी दौरान ग्रामीणों ने इसकी सूचना डायल 112 पर फोन करके पुलिस को दी। फिर मौके पर पहुंची पुलिस उसे शख्स को हिरासत में लेते हुए उसकी पिटाई करते हुए अपने साथ थाने ले गई।
और राजधानी पटना में वैसे तो ना जाने कितने फ्लाईओवर्स बन गए हैं, लेकिन एक फ्लाईओवर 8 साल में भी पूरा नहीं हो सका। हम बात कर रहे हैं मीठापुर के करबेगैया से जोड़ने वाले 1.5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर की। क्या है ये पूरा मामला, आपको बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। पिछले कई सालों में राजधानी पटना की सीरत और सूरत दोनों बदल गई। राजधानी में कई फ्लाईओवर बन गए और सच पूछिए तो फ्लाईओवर का जाल बिछ गया। लेकिन हम जिस फ्लाईओवर पर खड़े हैं यह पटना का करबेगैया फ्लाईओवर है। तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर की तकदीर आज तक नहीं बदल सकी। 8 साल हो गए, 80% का काम भी इसका पूरा हो गया है। लेकिन शुरुआती दौर में 102 करोड़ रुपए इसकी लागत थी। बाद में डिजाइन बदल गया और इसकी लागत 267 करोड़ हो गई, यानी 165 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं अब भी इस पर। हालांकि इसमें जमीन अधिग्रहण अलग से है जिसका मुआवजा सरकार को देना है। लेकिन सवाल यही है कि 80% तक काम हो गया, उसके बावजूद 20% का काम पूरा नहीं हो रहा है। पुल निर्माण निगम के अधिकारियों की माने तो करबेगैया स्टेशन के पश्चिम में 124 मीटर परिधि का गोलंबर बनाना है। इस गोलंबर से पश्चिम में मीठापुर, आरोबी और पूरब में कंकड़बाग जाने वाली फ्लाईओवर में चिरैयाटाल पुल से आगे तिवारी बेचर के पास मिलाना है। इसके निर्माण के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार कर पथ निर्माण विभाग को भेज दिया गया है, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति आज तक नहीं मिली। इस कारण काम स्वीकृत नहीं हुआ है और शुरू नहीं किया गया। आप समझ सकते हैं 8 साल एक लंबा वक्त होता है और 8 साल में ये पुल जो है वो बनकर तैयार नहीं हुआ। अगर ये पुल बन जाता है, फ्लाईओवर बन जाता है, तो निश्चित तौर पर पटना की एक बड़ी आबादी को बड़ी राहत मिलेगी। सवाल यही है कि इतनी भारी भरकम राशि खर्च किए जाने के बावजूद अब तक जो DPR बनाकर भेजा गया है उस पर प्रशासनिक स्वीकृति क्यों नहीं मिल पाई है। सवाल खड़ा होना लाजमी है और देखना होगा इसमें जो अधिकारी हैं वो कब तक गंभीर होते हैं और जो DPR है उसको कब तक स्वीकृति मिलती है। कैमरा पर्सन बनी जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, करबेगैया पुल, पटना। और धनबाद में बनी झारखंड की पहली 8 लेन सड़क में उद्घाटन के 1 महीने के भीतर ही बड़ा सा गड्ढा हो गया, जिसमें एक स्कूटी सवार भी गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसके बाद सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सड़क का उद्घाटन किया था। विश्व बैंक के कर्ज से 622 करोड़ की लागत से ये 8 लेन सड़क बनी है, जो झारखंड की पहली 8 लेन सड़क है। लेकिन उद्घाटन के महज 21वें दिन ही झारखंड मोड़ के पास ये सड़क अचानक ही धंस गई, जिसके बाद बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने CBI जांच की मांग कर दी है। देखिए इतना बड़ा गड्ढा हो गया है और लाइट भी नहीं जल रहा है। भाग्यवश से आप लोग थे जो हम लोग को रोक लिए, नहीं तो आज फिर हो सकता था कि हम लोग का भी एक्सीडेंट हो जाता। हो सकता है इस गड्ढा में हम भी घुस सकते थे। के विकास के नाम पर कहीं ना कहीं ये विनाश दिखाई जा रही है। आज धनबाद में जादू हुआ है और इस जादू के चंगुल में यहाँ के भोली भाली जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। और इस सड़क को आज जादू की तरह जो बनाया गया था सड़क, और अचानक निकला उसमें कुआं, और इस कुएं के चंगुल में यहाँ के भोली भाली जनता घुस रही है और सड़क दुर्घटना में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। ये सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। यह काम बंद करा दिया गया, फिर काम चालू करा दिया गया। किन परिस्थिति में काम बंद हुआ, किन परिस्थिति में काम चालू हुआ, और अभी चुनाव आया तो श्रेय लेने के लिए जल्दी में उद्घाटन भी करा दिया गया। तो इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए, गहन जांच होनी चाहिए। और इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।